नमस्कार, एचएनएन की खास पेशकश खास मुलाकात देख रहे हैं आप। मैं हूं रवि कैंत्रा और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं दीप्ति रावत भारद्वाज, जो कि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उनसे ही आज हम बातचीत करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। धन्यवाद, नमस्कार। और क्योंकि इस खास मुलाकात में जो मैं बातों की शुरुआत करूंगा, किस तरीके से जो राजनीतिक में जो शुरुआत आपकी देख रहा था कि 2002 में आप दिल्ली विश्वविद्यालय से महासचिव के पद पर एबीवीपी से आई, उसके बाद कैसे ये सफ़र फिर आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जिनको करते रहेंगे। जी 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 पहले तो धन्यवाद एचएनएन का कि आपसे आके आज पूरी ये बातचीत मेरी हो रही है। और मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो ये है कि क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी रही कि एक संघ बैकग्राउंड से मैं रही। मेरे दादाजी आरएसएस में रहे, पुराने 1948 से संघ में वो रहे और सक्रिय रूप से संघ में काम करते थे। और उत्तराखंड आंदोलन में दादाजी, पिताजी सबका बहुत बड़ा, माताजी का सबका बहुत रोल रहा। पिताजी भी संघ में काम करते रहे, माताजी भी रहीं। तो वो करते करते जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं विद्यार्थी परिषद साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी जब ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे विद्यार्थी परिषद में मैंने ली सदस्यता और वहाँ पे सक्रिय रूप से परिषद का काम करने लगी। तो जब 99 में मैंने परिषद का काम करना शुरू किया, 1999 से, तो 2002 में परिषद को ऐसा लगा, वहाँ पे दिल्ली छात्र संघ आप समझते हैं कि लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व करना एक अलग ही बात रहती है। तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ पे रहूँगी। मैं संगठन का काम वहाँ पर भी कर रही थी, लेकिन ऐसा विद्यार्थी परिषद को लगा कि दीप्ति को वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। तो 2002 में मैं वहाँ पर डूसू का चुनाव लड़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का, और महासचिव पद पर वहाँ पर जीत कर आई। और वहाँ पर जीतना भी मुश्किल रहता है क्योंकि पूरी दिल्ली के हर कोने में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो हर कॉलेज में जाना, स्टूडेंट से मिलना और उनको अपनी बातें बताना कि आपका क्या उद्देश्य है, आप एक साल में और क्या करेंगे यहाँ रहेंगे। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि पहले मैं बहुत इतना लगता नहीं था कि इतना ज़्यादा लोगों से मिलना या बोलना बहुत ज़्यादा मुझे रहता था। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का काम करना अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद से ये सब काम रहा। और मैं ज़रूर इस क्षेत्र में भी रही हूँ, पत्रकारिता में आप हैं तो आपके ही बिरादरी की हूँ, तो उसके बाद मैंने पत्रकारिता ज्वाइन किया। मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद पत्रकारिता में आप रही है। मुझे लगता है कि 2 चैनलों में आपने जो है जी उसके बाद मैं एक अभी भी न्यूज़ 18 है, वहाँ पर मैं थी, एंकरिंग भी करती थी और मैं थी रिपोर्टिंग करती थी, कॉरेस्पॉन्डेंट थी। वो करा, फिर उसके बाद तो फिर राजनीतिक सफर शुरू हो गया। उसके तो मैम ये कारवां आगे बढ़ता गया और फिर 2007 में, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त हम हैं, तो 2007 में जो है आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और उस वक्त की अगर बात करें तो आपकी आयु महज 25 वर्ष थी और आपको बीरो खाल से जो है टिकट दे दिया भाजपा ने, और जो कि आप चौबटा खाल हो गई है विधानसभा बाद में। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उस वक्त, इतनी कम उम्र में तमाम विधानसभा का चुनाव लड़ना? जी 2007 में मैं दिसंबर में, मैं आपको कहूँगी कि मैं 25 वर्ष की हुई और जनवरी में ये टिकट अनाउंस हुआ और कहा कि आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। मेरे पारिवारिक भी उस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र की, उस गांव की मैं हूँ, बीरो खाल से, तो बवासा की। तो वहाँ से सबका वो था कि ये चुनाव लड़ रही है यहाँ की बेटी, तो उसको वहाँ रहना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। तो वो एक अलग ही तरीके का चुनाव था। छात्र संघ के चुनाव के लड़ने के बाद जब आप मेन पार्टी का, एक मेन स्ट्रीम का जब चुनाव लड़ते हैं तो वो बहुत अलग होता है। यहाँ आपको बड़े बूढ़ों से भी मिलना है, तो माताओं से भी मिलना है, उनके यंग बच्चे, यंग वोटर से भी मिलना है, हर तरीके के जो जेनरे है उससे आपको मुलाकात करनी है और उसको आपको कन्विंस करना है वोट करने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि मैंने हर गांव को पैदल यात्रा करके और पैदल घूमा, तो उसका जो एक मैसेज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया और पूरे प्रदेश में मैं कहूँगी गया, वो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि आपने हर जगह आप कैसे पैदल जा सकते हैं। आज तो उन सभी गांवों में रोड है, क्योंकि मैं उस वक्त, मैं आज भी उन गांवों में उसके बाद भी गई हूँ, तो आज हर गांव में वो रोड से कनेक्टेड है आज वो गांव। लेकिन उस वक्त ऐसा भी था कि मैं 3 दिन तक लगातार, एक बार ऐसा था कि मैं रोड से जब निकली तो अगले 3 दिन के बाद रोड पर पहुंची,
क्योंकि जब निकली तो गांव-गांव करते करते रात को भी एक गांव में रुकना हुआ, फिर वहां से शुरू किया, फिर अगले दिन भी पूरे गांव को कवर किया और उसके बाद हमको नीचे रोड मिली। कई बार रात को खाना भी नहीं मिलता था, सब बंद हो जाता था, तो बस चाय पी ली, अपना बिस्किट खा लिए, रस खा लिए, उसी में आपने रात को भी बिताया। तो ऐसे बहुत सारी कठिनाइयाँ उस वक्त सामना करनी पड़ी। उस वक्त बर्फबारी भी बहुत थी। एक जगह ऐसा भी था कि नदी थी और रात को हमको वो नदी को, छोटी थी, थोड़ा सा कम बहाव की नदी थी, तो हमको वो रात को, मतलब सर्दी के मौसम में जब बर्फ पड़ रही है तो उस मौसम पे हमको वो पैदल, पुल नहीं था तो हमको ऐसे ही पार करनी पड़ी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। वो भी हमने रात को की। तो बहुत एक्सपीरियंस रहा। और क्योंकि जब हम इतना तेजी से चलते थे तो कार्यकर्ताओं में भी बहुत जोश था और उनको भी लगता था कि नहीं, जब भाई हमारी कैंडिडेट और उम्मीदवार इतना चलती है और इतना जा रही है गांव-गांव, तो हमको भी उनके साथ रहना चाहिए। तो बहुत युवा वर्ग और बाकी सभी महिला सब इकट्ठा हुई और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, समर्थन मिला। उनका भी सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज भी सब मुझे वहाँ के पूरी क्षेत्र की जनता बहुत प्यार भी करती है, मिलती भी है। आज भी जाती हूँ तो सबका बहुत प्रेम रहता है। बिल्कुल मैम। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर आगे भी आपको जिम्मेदारियां मिलती गई। 2022 में बहुत महत्वपूर्ण राज्य गुजरात की आपको जिम्मेदारी मिली और 23 में अगर बात करें राजस्थान की जिम्मेदारी मिली, क्योंकि मतलब उत्तराखंड से बाहर भी अगर अनेक राज्यों में जो है आप लगातार रही हैं, तो भाजपा के इस विश्वास को आपके प्रति किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि निस्वार्थ भाव से जो काम करता है, जो कार्यकर्ता है, जब वो होता है तो वो उसकी पहचान पार्टी ज़रूर करती है और उसको उस हिसाब से जिम्मेदारियां ज़रूर देती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ 2007 के बाद कि मेरे पास पार्टी का कोई जिम्मेदारी नहीं रही हो। मैं लगातार किसी ना किसी जिम्मेदारी पे रही, युवा मोर्चा से लेके प्रदेश की प्रवक्ता, प्रदेश में मंत्री, प्रदेश में मीडिया पैनलिस्ट, फिर उसके बाद सरकार में उच्च शिक्षा का दायित्व, बहुत सारे विभिन्न दायित्व, अभी राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व, विभिन्न दायित्वों पर रहे। लेकिन आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको आपको ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाना है, तो पार्टी ज़रूर आपको उसमें आगे और बढ़ाती है और आगे मौका देती है। ऐसे ही जब हमारे चुनाव हुए विधानसभाओं के, पहले ऐसा प्रचलन नहीं था कि महिलाएं जो हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाके प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम करें। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ हमारा, उससे हमने एक 2022 का यूपी और उत्तराखंड जैसे होता ही है चुनाव, उससे एक सिस्टम हमने शुरू किया कि प्रवासी महिलाएं भी, दूसरे प्रदेशों की महिलाएं हैं, वो भी जाके विधानसभाओं में काम करें। तो वो हमने उस वक्त से जो शुरू किया 2022 से, फिर 2023 में, और उसमें हमें प्रचंड जीत मिली भी, उत्तर प्रदेश में भी मिली, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी जीत मिली। तो वही चीज़ हमने फिर हम जब गुजरात गए तो गुजरात की मैं प्रभारी रही, चुनाव की इंचार्ज रही, और वहाँ पर हमने प्रवासी कार्यकर्ता वहाँ आई। यहाँ तक कि मैं आपको कहूँ कि हर क्षेत्र से वहाँ पे महिलाएं थी। मध्य प्रदेश और लगे हुए जो क्षेत्र हैं, यूपी वगैरह, ये सब जो हैं, उत्तराखंड है, इन सब से तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी साउथ से, पौंडीचेरी से, तेलंगाना से, ऐसे आंध्र प्रदेश से, ऐसे प्रदेशों से भी हमारी जो महिला कार्यकर्ता है वो वहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आकर, और वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि हर प्रदेश के वहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो जाके अपनी कम्युनिटी में उनको मिलना, अब उनसे बातचीत करना, तो उनको कैसे लगाना है, क्या उनको काम देने हैं, ये सब हम लोगों का काफ़ी काम रहता था। 2022 में गुजरात से लेकर अभी 23 में जो राजस्थान चुनाव था उसमें भी मेरे पास ये दायित्व था, प्रदेश का इंचार्ज में थी, 2 जिले की भी चुनाव की इंचार्ज थी, उदयपुर की। तो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और दूसरे प्रदेशों की महिलाओं को वहाँ पर प्रवासी के रूप में उन्होंने काम भी किया, बहुत अच्छा काम किया। और वहाँ की जो लोकल जो हमारी टीम है उसने भी बहुत अच्छे से वहाँ पर उनको लिया और काम किया। मुझे लगता है उसी कारण से जो हम लगातार देख रहे हैं कि महिला वोटर भाजपा के प्रति जो वोट कर रहा है, और वो है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी का जो एक उनका जो चिंता है महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, वो महिला को दिखता है, हर वोटर महिला को दिखता है। तो लेकिन उनकी बात को नीचे तक लेकर जाना और उस जो महिला है उसको वोट में तब्दील करने का काम जो है, ब्रिज का काम जो है, मैं कहूँगी वो महिला मोर्चा ने किया। अब इसी से जुड़ा हुआ है मैम, क्योंकि अब बहुत करीब आ गए हैं लोकसभा चुनाव,
भाजपा ये कह रही है कि इस बार प्रचंड बहुमत से सीट ओवर 5 लाख से हम ज़्यादा वोटों से जीते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया भाजपा के अंदर? और दूसरी तरफ विपक्ष है, कांग्रेस में भी बड़े नेता हैं, आप लोगों को डर नहीं लगते कांग्रेस से बिल्कुल भी? देखिए, हमें क्या डर लगेगा, हम तो, आप ये सोचिए, हमें तो ये लगता है कि उनमें कोई हिम्मत नहीं बची है। आप देखिए कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम तो कहते हैं कि विपक्ष में कुछ तो हो, कोई तो हो, लेकिन अब वो सामने कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता, तो क्या कह सकते हैं आप? देखिए, क्योंकि इसलिए उनका जो मैं कहूँगी कि हौसला है वो बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का हौसला बिल्कुल बुलंद है, और आप देखेंगे विपक्ष का हौसला जो है वो एकदम पस्त है। क्यों है? क्योंकि वो केवल जनता के कारण है, वो किसी व्यक्ति के कारण नहीं है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण भी नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता तो पहले भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम जब संसद में 2 लोग थे तब से लेकर और आज तक प्रचंड बहुमत तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो डेडिकेशन से जो काम करता है, जितना तब करता था उतना ही आज भी कर रहा है। लेकिन सामने क्या समस्या है, सामने जो ऑपोजिशन है उसकी ये समस्या है कि आज जो जनता का समर्थन है, जो उन्हें लगता था कि शायद उनको पहले कभी मिलता रहा होगा, आज पूरे तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में चल रही है, हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनके साथ है। जो उनके प्रदेश के अपने नेता हैं, अपने विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ है। और केंद्र में हम देते हैं तो सबका जो एक आस की नज़रों से अगर हम देश को आगे बढ़ाने में देखते हैं कि कौन हमारे देश को और उन्नति पे लेकर जा रहा है और कौन बिना किसी स्वार्थ के लगातार केवल देश के लिए काम कर रहा है, वो हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। तो जिस प्रकार से जब उनको देखते हैं तो हर वोटर चाहता है कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। तो वो देखकर जो हौसले पस्त होते हैं वो विपक्ष के होते हैं। तो इसलिए उनके पास कोई न कैंडिडेट हैं, न वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ना उनके यहाँ किसी का मन है, वो ज़बरदस्ती अब ढूंढ रहे हैं। शायद मुझे लगता है उनके पास उम्मीदवार भी अभी कुछ है नहीं। अब मैम, जैसे महिलाओं की बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि उत्तराखंड में तो आपने आवाज़ उठाई, इसके अलावा जो अन्य राज्य भी रहे वहाँ पर महिला हिंसाएं हुई हैं जी, कोई भी इस तरीके का काम हुआ है, आपने वहाँ पर आवाज़ बुलंद की है। इस समय मौजूदा धामी सरकार ने उत्तराखंड में महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं कि महिला उत्थान में धामी सरकार कहाँ तक सफल आ पाती है अपनी नज़रों में? अब देखिए कि मुझे तो, मैं देश भर में जब हम जाते हैं बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में, तो लोग मुझे कहते हैं कि भाई दीप्ति जी आप जाएं तो आप अपने मुख्यमंत्री जी को हमारी तरफ से ज़रूर धन्यवाद और उनको बधाई दीजिएगा। जिस तरीके के कानून वो आपके प्रदेश में लेकर आए हैं, उत्तराखंड में लेकर आए हैं, वो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे प्रदेशों को भी, बहुत सारे प्रदेश है जो अब इस पर काम कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं इस तरीके के कानून। आप देखिए, आप यूसीसी को देखिए कि वो कैसा कानून है, वो आखिरकार किसके लिए है, किसका, आप देखिए कि वो अगर सशक्तिकरण हो रहा है, अगर उस कानून से कहीं ना कहीं अगर किसी को हिम्मत मिल रही है, अगर किसी को किसी की जो लाइफ है या सोसाइटी में उसकी जो स्टेटस है उसको बेहतर हो रहा है, तो वो किसका स्टेटस बेहतर हो रहा है? वो महिला का स्टेटस बेहतर हो रहा है। चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी की हमारी बहन हो, उसका स्टेटस बेहतर हो रहा है। आज एक ही बात में या 3 शब्दों में आपसे तलाक हो जाता था, आज वो नहीं हो पा रहा है। तो वो किसके कारण नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस की सरकार ने तो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सचमुच चाहती है कि हमारी हर महिला, जब हमारी दूसरी महिलाओं के लिए जो लॉ है वो पढ़ सकती हैं, वो जा सकती हैं, वो नौकरी कर सकती हैं, वो अपना हक मांग सकती हैं, शादी के बाद भी अगर तलाक लें तो भी, तो दूसरी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? जो हमारी दूसरी बहनें हैं, आधी बहनें हैं, जो बाकी हमारी माइनॉरिटी की बहनें हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ होनी चाहिए, उनके लिए भी ऐसा ही कानून होना चाहिए। तो मुझे लगता है उनके सशक्तिकरण की अगर बात हुई है तो वो इस यूसीसी के जरिए हुई है। वो उत्तराखंड सरकार ने उसमें पहल की है और धामी जी ने उसमें पहल की है। तो ये तो एक कानून है। इसके अलावा अपनी पति की पैतृक संपत्ति में पति की जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिला का जो अधिकार है, उसमें जो उसका हिस्सा है वो उसे हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारी जो नौकरियां हैं, आज हमारी बेटियां हैं, उनके लिए जो जिंदगी है, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं उच्च शिक्षा में भी रही, मैं देखती रही,
कि लगातार हम लोग जब कॉलेजेस में जाते हैं, जब डिग्री कॉलेजेस में मैं जाती थी, तो पहाड़ के जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा बेटियां वहाँ पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो बेटे हैं वो ज़्यादातर अपने बेटों को तो सब दूर भेज देते हैं, किसी को दिल्ली भेज दिया, किसी को देहरादून भेज दिया, किसी को हरिद्वार भेज दिया, मतलब आप पहाड़ से दूर भेज देंगे उसको, किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देंगे, लेकिन आप अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं भेज पाएंगे, उसमें थोड़ी समस्या रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो डिग्री कॉलेजेस अगर पहाड़ में चलते हैं तो वो बेटियों की अगर शिक्षा अच्छी हो पा रही है तो वो उन कॉलेजेस की वजह से हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाली 90% से ज़्यादा हमारी बेटियां हैं, तो उनको शिक्षा भी मिल रही है और उस शिक्षा में उनकी जो ज़िंदगी है, मैं कहती हूँ कि पहाड़ में महिलाओं की जो ज़िंदगी है, बेटियों की जो लाइफ है वो भी पहाड़ जैसी ही मुश्किल है, तो उसको आसान करने का काम आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के लिए भी हम सरकारी नौकरियों में अपने प्रदेश में यहाँ आरक्षण देंगे 30%, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। आज सबसे बड़ा जो हमारा जो कानून आया है, जिस प्रकार से यहाँ नकल विरोधी कानून है, तो वो बहुत मजबूत और कड़ा कानून उत्तराखंड सरकार लेकर आई है। उस पर आज हम बच्चे देख रहे हैं, आज एक ही बच्चा जो है वो कई एग्जाम पास कर रहा है, जो अभी तक जिसको मुश्किल हो रही थी, तो आज वो 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 4 एग्जाम, 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें उसने क्लियर कर लिया है। अब उसको चूज कर रहा है कि उसको कहाँ जाना है। पढ़ने वाला बच्चा है उसको हक मिल रहा है, उसको पूर्ण हक उसको मिल रहा है। तो उत्तराखंड सरकार और मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारी पूरी प्रदेश की कैबिनेट द्वारा अच्छे कदम और अच्छे काम किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। दीप्ति जी, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं जो दीप्ति जी के साथ खास मुलाकात में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बातों का सिलसिला हमारा लगातार जारी है दीप्ति रावत भारद्वाज जी के साथ। मैम, हम महिलाओं के उत्थान को लेकर धामी सरकार की नीतियों पर और बात कर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स को लेकर किस तरीके से साधने की कोशिश करेगी भाजपा, क्योंकि हाल में मोदी जी का भी एक गीत आ गया है, उस गीत को लेकर प्रचार वाहन के जरिए जो गांव-गांव में वो जो प्रचार वैन है वो भी घूम रही हैं। महिलाओं पर किस तरीके से का फोकस है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारियां हैं और कितना विश्वास आप जताते हैं कि महिलाएं इस समय भाजपा के पक्ष में आएंगी? देखिए, मुझे तो इस पर मैं एक ही बात आपसे कहूँगी, ज़्यादा नहीं जी। महिला, आज मेरी बात हो रही थी किसी व्यक्ति से, अपने कार्यकर्ता से ही बात हो रही थी ऊपर, मतलब रुद्रप्रयाग की तरफ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीप्ति जी, यहाँ तो हमें ये समस्या लग रही है कि यहाँ पर तो हमें एक भी गांव में जब हम जा रहे हैं, लाभार्थियों से जब आप संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो पूरे गांव में एक भी कांग्रेसी भी नहीं मिल रहा है, हमको वोटर नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो कांग्रेस का वोट जो है वो बिल्कुल आप समझिए कोई देना ही नहीं चाहता है, कोई चाहता ही नहीं है कि दूसरी तरफ कोई वोट करे। लोग जो महिला वोटर की जहां हम बात कर रहे हैं, तो हर महिला, क्योंकि हम तो हर तरीके की महिला, यंग बच्ची है उससे भी मिले हैं, जो हमारी युवा वोटर है, नई वोटर है, उससे मिलना हुआ, जो घर में बैठी हमारी माँ है उससे मिलना हुआ। तो आज सबको एक ही भरोसा है, क्या है कि आज मोदी जी केंद्र में बैठे हैं उनके लिए। आप देखिए कि कोविड का समय था तो एक भी माँ ऐसी नहीं थी जिसने अपने बच्चों को भूखा सुलाया हो। सबको राशन तब से लेकर और आज तक लगातार वो राशन मिल रहा है और अभी भी मिलता रहेगा। 80 करोड़ जनसंख्या को राशन देना, उनका पेट भरना, कम से कम ये कोई आसान बात नहीं है पूरे विश्व के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक शोध का विषय है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पे, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस पे रिसर्च कर भी रही हैं कि ये कैसे हो पाया कि इतनी जनसंख्या को भारत में खाना दिया, दाल भी दी, चावल भी दिया और भी मतलब सभी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। तो ये एक बड़ा विषय था। तो इसलिए हर कोई कहता है कि मेरा बेटा मेरी चिंता करे ना करे, मोदी मेरी चिंता कर रहा है, माँ ये कहती है, गाँव की माँ। उसके बाद हमारी जो बेटियां हैं, तो बेटियां क्या कहती हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो लिंग अनुपात है उसमें भी चेंज हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं हैं। आप देखिए कि इसका जो असर है, बहुत बड़ा काम भी किया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक योजना है, आप ये देखिए कि ये योजना केवल सरकार की योजना है,
और हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए बहुत चिंतित थे, लेकिन आप देखिए कि उस योजना को ज़मीनी स्तर पर वो कैसे जाएगी, कैसे उतरेगी, उसका काम किसने किया? उसका काम संगठन ने किया, क्योंकि अधिकारी और काम करने वाले ब्यूरोक्रेसी जितने लोग हैं, कर्मचारी, वो तो पहले भी वही थे, आज से कई सालों से वही काम कर रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से जब से मोदी जी का नेतृत्व है या हमारी प्रदेश की जो सरकार है तब से भी वही लोग हैं। लेकिन काम करने के एटीट्यूड में कैसे बदलाव हुआ है वो ये है कि जो चीज़ें पेपर्स में होती थी वो कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और उस इम्प्लीमेंटेशन को बार बार चेक करना, उसको मॉनिटर करना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत अच्छे से करती हैं। और वो बात जो योजना बनाई सरकार ने कागज पे, मतलब जो कलम से बनाते हैं योजना, उस योजना का असर या उसका फायदा नीचे तक जाता है कि नहीं जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो आज हम वही है, लोकसभा का जब चुनाव है तो हमारा यही चल रहा है कि किस तरीके से जिन लोगों को लाभ मिला है वो मिला कि नहीं मिला। विकास रथ हमारा पूरा प्रदेश में घुमा, पूरे देश में घुमा, वो इसीलिए घुमा कि जहाँ जहाँ योजनाएं नहीं मिल पाई, जो लोग खुद ब्लॉक में नहीं जा पाए, खुद जिला कार्यालय नहीं जा पाए, उन तक हमारी विकास की गाड़ी पहुंची, मोदी जी की विकास की गाड़ी पहुंची। और वो विकास की गाड़ी में फिर उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में आपका जो जो नहीं हुआ है वो बताइए, यहीं हम आपका फॉर्म भरते हैं, यहीं आपको उज्ज्वला का कनेक्शन देते हैं, यहीं आपकी पेंशन हम लगाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक नंबर, एक व्हाट्सएप भी आ रहा है, उसमें कह रहे हैं कि आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, ये भी आप लोग एक आकलन कर रहे हैं। एक सवाल मैम इसमें मेरा ये भी है, लेकिन विपक्ष एक आरोप लगाता है कि जो आप लोगों के सांसद हैं, मोदी जी के नाम पे तो चुनाव लड़ते हैं लेकिन सांसद क्षेत्र में नहीं आते, सांसद की कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं है, विपक्ष का ये आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सरकार की उपलब्धि है मुझे लगता है वो सांसद की भी उपलब्धि है। आप देखिए, सांसद की कोई उपलब्धि अलग से तो नहीं होने वाली है। सांसद लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है कि वो वहाँ से जब आपके देखिए उस संसदीय क्षेत्र का विकास बहुत अच्छे से, बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं वहाँ इसलिए आ पा रही हैं क्योंकि आज केंद्र में हमारी सरकार है, और केंद्र में सरकार है तभी वो योजनाएं आप तक आ रही हैं। और केंद्र में सरकार किसके कारण है? वो सांसद के कारण ही तो बनी है। अगर सांसद चुनकर जाएंगे तभी केंद्र में सरकार बनेगी। तो जो मोदी जी की जो उपलब्धि है वो हर सांसद की उपलब्धि है। आप सांसद की उपलब्धि को अलग से क्यों मानते हैं? मुझे ये लगता है जनता को यही समझाने की जरूरत है कि आज जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं वो हर सांसद की उपलब्धि है। विपक्ष कांग्रेस ही है यहाँ पे मजबूत विपक्ष। कितनी सीटें आ रही हैं विपक्ष इस बार लोकसभा चुनाव? कांग्रेस 0 पर है। तो कांग्रेस तो जैसे कि पहली बॉल पे आउट होने को तैयार है, डक पे। आपको लग रहा है कि कहीं से कहीं तक वो कोई बल्लेबाजी करने का वहाँ रेडी भी है, वहाँ पे कोई आने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वो तो अभी ढूंढ रहे हैं कि किसको लेकर आए। मतलब आपका दावा है कि हैट्रिक बनाने जा रहे हैं आप इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल मैम अब आपसे ही जुड़ा हुआ है, अपने राजनीतिक करियर को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने प्रदेश की राजनीति विभिन्न अन्य प्रदेशों में भी रहे हैं, तो क्या प्रदेश स्तर पर रहने का आगे मन है या केंद्रीय, क्योंकि आप खुद अभी केंद्र में ही हैं, किस तरीके से आगे आपने सोचा है? क्योंकि एक विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी जब आते हैं तो आपकी दावेदार रहती है, विधानसभा चुनाव में भी आपका नाम चलता है, लेकिन आपका यही कहना होता है कि पार्टी जिसको भी टिकट देती है आप उस साथ देते हैं, कि विरोध इस तरीके से नहीं किया है। आगे किस तरीके से आपका राजनीतिक करियर आप सोचती हैं, क्या देखती हैं? देखिए, मैं क्या कहूँ, क्योंकि राजनीतिक करियर जो है हम लोग कभी इसको करियर के रूप में लेते ही नहीं है, हम तो इसको सेवा के रूप में लेते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि पहले जब छात्र जीवन में थे तो छात्र हितों के लिए क्या हम कर सकते थे हमने वो किया। जब हमने छात्र हितों की बात करी और उनके बीच में हम रहे तो हम अपने आप ही छात्र नेता बन गए। ऐसे ही आज हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज का काम करते हैं, संगठन के बीच में रहते हैं, संगठन का काम करते हैं, महिलाओं से अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा हम मिलते हैं। जो फार्मर हमारी महिलाएं हैं उनके प्रोड्यूस को कैसे उचित दाम मिल सके, कैसे उनको हम मार्केट कर सकें, उन चीज़ों की भी हम उनसे बातें करते हैं। कई समूह की बहनों से हमारा मिलना रहता है। तो ये सब समाज के जो काम हैं ये तो हम करते ही हैं, पार्टी संगठन के भी काम करते हैं। तो ये करते करते जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो पार्टी तय करेगी। वो हमने अपने लिए ऐसे कुछ निर्धारित नहीं किया है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं निर्धारित। अब ये जब आप महिलाओं के बीच जाती हैं, क्योंकि आप लगातार सक्रिय रहती हैं, आप मैंने देखा आप पहाड़ों पर भी जाती हैं,
महिलाओं का जीवन कितना बदला है? क्योंकि एक तो महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो वही घर चूल्हा, जंगल जाना, जंगली जानवरों के हमलों से भी उनको दो चार होना पड़ता है, कई हादसे भी जो है पहाड़ों में होते हैं, कई जगह सड़कें नहीं हैं। उन महिलाओं के जीवन को आप कैसे देखते हैं कि अगर प्रदेश में बात की जाए तो धामी सरकार में किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आया है? ये मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कैसा लाभ उनको मिल पा रहा है? अभी मैं एक गांव में थी, चिनाली सोड़ के पास में एक गांव में गई, तो वो कह रही थी कि पहले हमारे यहाँ जैसे पगडंडी थी, रोड नहीं थी, जब कोई महिला बीमार हो जाती थी या प्रसव पीड़ा में होती थी तो कई लोग वहीं उनको वहीं देसी इलाज करके वहीं रखते थे, लेके भी नहीं जा पाते थे। आज हम 108 को फ़ोन करते हैं तो उसी वक्त वो एम्बुलेंस भी आ जाती है, और कम से कम जो एक की व्यवस्था है, जो उनको मेडिकल मिल सकता है, एड हो सकता है, वो मिल जाता है। ये हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। वहीं पर जहाँ पे मैं बैठी थी पंचायत घर में, उनसे बातें कर रही थी समूह की महिलाओं से, तो पीछे एक मकान बन रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो ये बहन बैठी है ना, इसका मकान बन रहा है ये, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बन रहा है। तो मैंने उनसे पूछा पहले कैसा मकान था आपका? वो कहती बहन जी जैसे ही बारिश होती थी ना, बादल गरजते थे, तो हमारा हालत वैसे ही हमारा रोना शुरू हो जाता था कि कब बारिश आ जाएगी, अब यहाँ चूने लग जाएगा, अब ये सामान हटाओ, वो सामान हटाओ, ठंड है तो बच्चों को भी संभालो। कहती आज प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें ये पक्का घर यहाँ पर मिल रहा है, मेरा घर बन रहा है और आज हम इस पक्के घर में रहेंगे। स्कूल की व्यवस्था, मतलब मैं आपसे कहूँगी कि पहले से बेहतर, बहुत बेहतर आज हुई है, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि अभी बहुत बेहतर होने की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया है, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये तो कभी रुकता ही नहीं है। विकास एक ऐसी चीज़ है जो लगातार निरंतर होने वाली चीज़ है। तो आज हमारी जो रेडी पटरी वाली बहनें हैं, जिनको हम स्वनिधि योजना का जिन्होंने लाभ लिया है, तो वहाँ एक गोलगप्पे वाला भी हमको मिला, जिसने कहा कि उसने योजना का लाभ लिया है, स्वनिधि योजना का, वहाँ पे स्टेट बैंक से उसने लोन लिया, और लोन लेके अब उसका काम और बेहतर वहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो लोग सोचते नहीं थे, जिनके ऊपर कोई पड़ोसी विश्वास नहीं करता था कि उनको कोई पैसा दे दे कि ये पैसा वापस करेगा, उनको कोई उधार नहीं मिलता था, लेकिन आज उन पर भरोसा अगर किया है तो वो प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और उनको कहा है कि आपको हम पैसा देते हैं, आप अपना काम शुरू करो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपना जो सेल्फ रिलायंट है वो आप बनो, महिलाओं पर और सभी लोगों पर। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बदलाव जो हुए हैं, छोटे तबके में जो बदलाव हुए हैं, मैं कहूँगी ये कभी पहले नहीं हुए। ये आज वो देखने को हमें मिलते हैं, जब हम दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल। बहुत सारे विषयों पर मैम आपसे बातचीत हुई है, चाहे चुनाव हो, विपक्ष के आरोप हों, और आपने बखूबी बहुत जवाब भी बहुत अच्छा दिया, और आपने खास तौर पर देखिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जाते हैं लोगों के बीच, तो उन्होंने जो कहा आपने सीधी वही बात रखी। ये बहुत अच्छी बात है कि रियलिटी क्या चल रही है वो तमाम चीज़ें सामने आई। आप खास मुलाकात में अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के खास मुलाकात में हमारी खास मेहमान को आपने सुना, किस तरीके से उन्होंने तमाम सवालों पर जवाब भी दिए। ऐसे एक नई शख्सियत के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।